जहां हम पश्चिमी भारत की खबरें प्रमुखता से दिखाते हैं। आज सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में बढ़ी हलचल आने वाले वक्त में यहां बदलने वाली राजनीति का अध्याय लिख रही है? क्योंकि जिस तरह राज ठाकरे के अजान बनाम हनुमान चालीसा का शोर पूरे देश में फैल रहा है और 3 तारीख को ईद की वजह से उनकी पार्टी ने जवाबी लाउडस्पीकर अभियान को रोका है, उससे सवाल यही खड़ा होता है महाराष्ट्र में कल क्या होगा और कल के बाद क्या होगा? क्योंकि राज ठाकरे का अल्टीमेटम कल के बाद से लागू हो जाएगा। राज ठाकरे में अब से कुछ ही देर पहले एक चिट्ठी जारी करके कल से लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का आह्वान कर दिया है। आखिर क्या कहना है राज ठाकरे का, हम आपको बता रहे हैं। राज ठाकरे का ऐलान देश के नाम, देखिए इसमें क्या बातें हैं। देश के तमाम हिंदू भाइयों से मेरी विनती है कि कल यानी 4 मई के दिन जहां जहां लाउडस्पीकर पर अजान दी जाती है वहां आप लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाएं और लाउडस्पीकर से क्या तकलीफ होती है ये उन्हें भी समझने दें। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले। महाराष्ट्र में कल क्या होने वाला है? साजिश तो महाराष्ट्र के खिलाफ चल रही है। मेरे पास पूरी जानकारी है कि महाराष्ट्र से बाहर से कुछ लोगों को लाकर यहाँ दंगे भड़काने की साजिश चल रही है। क्या कल राज ठाकरे गिरफ्तार होने वाले हैं? जो भाषण के बारे में जो स्टडी और उसका जो लीगल इम्प्लीकेशन है वो सीपी औरंगाबाद कर रहे हैं और आवश्यक कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। कानून से कोई बड़ा नहीं होता, जो कानून तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई हो, ये कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं। ये पाकिस्तान की सरकार रहेगी तो राज साहब को अटक करने की ट्राई करेगी और उनको करना है तो करने दीजिए, हम भी तैयार है। राज साहब छोटी हस्ती नहीं है कि उनको ऐसे ही जाके उठा के डाल दिए अंदर, देखते हैं कैसे अटक करते हो। महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज है हमारा। क्या कल लाउडस्पीकर पर अजान के जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी? और जहां तक नोटिस की बात है, हाँ सच है कि पूरे महाराष्ट्र में हमारे लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ एक बात लेकर आगे चलें, जो सामाजिक प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सरकार करे, लेकिन वो नहीं किया जा रहा, बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह की नोटिस दी जा रही है। ये कुछ बात ठीक नहीं है। क्या आज जो आप लोगों की बैठक हुई है, कल की भूमिका को लेकर क्या कोई फैसला हो पाया? इस बारे में जो भी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है वो कुछ ही वक्त में राज साहब ठाकरे के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। क्या होगा अगर कल इन सब में से कुछ भी हकीकत में हो गया तो? क्या शिवसेना की सरकार पूरे राज्य को पुलिस छावनी में बदल देगी? क्योंकि जिस तरह के तेवर दोनों तरफ से इस वक्त दिखाए जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के लिए कल का दिन बहुत भारी दिखाई दे रहा है। आज ही मुंबई के पास चांदीवली में लाउडस्पीकर पर सबसे पहले हनुमान चालीसा बजाने वाले एमएनएस नेता महेंद्र भानुशाली को घाटकोपर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके ऑफिस से लाउडस्पीकर को भी जब्त किया। लेकिन क्या होगा जब लाउडस्पीकर बजाने वालों की तादाद ज्यादा होगी? पुलिस ने आज से ही एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू कर दी है। तनाव और हिंसा बढ़ने की आशंका को देखते हुए क्या कह रही है मुंबई के मीनारा मस्जिद की ये तस्वीरें, जरा गौर कीजिए। इस मस्जिद के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। यहाँ क्विक रिस्पांस टीम के जवानों को बाहर सुरक्षा के लिए लगा दिया गया है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाया तो हनुमान चालीसा बजाने का अल्टीमेटम देने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर आरोप यह है कि वो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि राज ठाकरे की स्क्रिप्ट से बीजेपी से ज्यादा एनसीपी को फायदा पहुंच सकता है। तो वो आखिर कैसे? अब देखिए एबीपी न्यूज की ये पॉलिटिकल एनालिसिस। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा जब से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने छेड़ा है, तभी से ही बीजेपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर राज ठाकरे के इस बयान का समर्थन करती दिख रही है।
बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन को लेकर भी खूब चर्चा महाराष्ट्र में हो रही है और शायद यही वजह है कि शिवसेना राज ठाकरे को बीजेपी का लाउड स्पीकर कह रही है। सामना संपादकीय में संजय राउत ने भी राज ठाकरे की औरंगाबाद सभा के भाषण पर तंज किया है। अपनी खुद की ताकत नहीं है तो बाहर से लोग लाकर यहाँ महाराष्ट्र में अस्थिरता और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करना, ये कोई साजिश चल रही है, सुपारी का काम है। और यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस सक्षम है परिस्थिति हैंडल करने में। अल्टीमेटम वगैरह बात छोड़ दीजिए, यहाँ सरकार उद्धव ठाकरे जी की है। ये अल्टीमेटम ये नहीं चलता यहाँ। अल्टीमेटम की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। तो क्या चलेगा? हाँ, तो यहाँ क्या चलेगा? ठाकरे सरकार का शब्द चलेगा। शिवसेना भले ही राज ठाकरे के भाषण को बीजेपी की स्क्रिप्ट बता रही हो, लेकिन असल में राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि राज ठाकरे की इस भूमिका से एनसीपी को ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। दरअसल ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझ लेते हैं। मुंबई, ठाणे और औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे के निशाने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार थे। पवार पर जातिवादी पार्टी होने का गंभीर आरोप राज ठाकरे लगा चुके हैं। वहीं जेम्स लेन मामले में शिव शाहिर बाबा साहब पुरंदरे को भी बदनाम करने का काम किया गया और ये भी आरोप राज ठाकरे ने लगाया। 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने जेम्स लेन के मुद्दे को भुनाकर मराठा वोटों को अपनी ओर खींचने में कामयाबी हासिल की थी और इस चुनाव में एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। और अब 17 साल के बाद फिर एक बार जब राज ठाकरे जेम्स लेन का मुद्दा उठा रहे हैं तो इससे सीधे तौर पर एनसीपी को फायदा हो सकता है। ये राजनीतिक हलकों में चर्चा जोर पकड़ रही है। औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली से पहले एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए आरोप लगाया था कि राज ठाकरे की स्क्रिप्ट के पीछे एनसीपी प्रमुख शरद पवार हैं। मैं इस पार्टी को जिम्मेदार नहीं दे रहा हूं। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री को और राष्ट्रवादी कांग्रेस जिनके पास ये मंत्रालय है उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने ये कहना था कि ईद के वक्त में आपको यहाँ पर आकर ये शरारत करने की क्यों ज़रूरत है। आपने जाइए ईद के बाद करिएगा, 5 तारीख को करिए, 7 तारीख को करिएगा उसमें। लेकिन हमको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं एनसीपी चाहती है कि मन से बड़े, मन से ताकतवर हो, शिवसेना कमज़ोर हो, तो उसके बाद है तो फिर अपने आप धंधा करेंगे और अपन शरद पवार साहब और गैंग बोलेगी कि आप सबसे बड़ी पार्टी हम रहेंगे करके। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार पर सीधा हमला बोलने की रणनीति हमेशा फायदेमंद नहीं मानी जाती, क्योंकि 2019 में फडणवीस ने यही करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका राजनीतिक नुकसान उन्हें विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। और अब राज ठाकरे फडणवीस की तरह शरद पवार को निशाने पर ले रहे हैं। राज ठाकरे की इन कारगुजारियों से मराठा और पिछड़ा वर्ग उनसे दूरी बना सकता है और इसका सीधा राजनीतिक फायदा एनसीपी उठा सकती है। और इसीलिए राजनीतिक हलकों में ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे की स्क्रिप्ट चाहे जिसने भी लिखी हो, लेकिन इसका फायदा एनसीपी को ज्यादा मिल सकता है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर अल्टीमेटम देने वाले एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया। राज ठाकरे पर 1 मई की औरंगाबाद रैली में भड़काऊ भाषण देने के आरोप को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। अब राज ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 1 मई यानी रविवार की रात औरंगाबाद में राज ठाकरे ने बड़ी रैली की थी। पुलिस ने रैली की इजाजत के पहले कुछ शर्तें लगाई थी। अब पुलिस ने राज ठाकरे के भाषण का टेप सुनने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। 2 समुदायों के बीच द्वेष पैदा करने का आरोप है। आईपीसी की धारा 153 के तहत केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 116, 117 भी लगाई गई है। राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में 1 मई को करीब 1 घंटे का भाषण दिया था और उस भाषण का जो सबसे आक्रामक हिस्सा था, अब वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आज तारीख 1 है। उद्या तारीख 2 आहे। तीन तारखेला ईद आहे।
त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही. 4 तारखेपासून ऐकणार नाही. माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, तिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील, त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे. विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही. लाउडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नहीं. अब केस दर्ज होने के बाद राजनीति गर्म होती जा रही है. शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है. भड़काऊ भाषण करते हैं, कोई लिखते हैं, कोई बोलते हैं, तो इस प्रकार के भड़काऊ भाषण के और लिखने के ऊपर इस प्रकार से एक्शन हो जाते हैं. उसमें बड़ी बात क्या है? जानबूझकर की हुई ये साजिश है, ऐसा मनसे का आरोप है. क्या होता है साजिश? साजिश तो महाराष्ट्र के खिलाफ चल रही है. भड़काऊ भाषण के मामले में अब राज ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और ये केस ऐसे माहौल में दर्ज किया गया है जब कल लाउडस्पीकर का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है. आज राज ठाकरे के लाउडस्पीकर पर दिए गए अल्टीमेटम का आखिरी दिन है. कल राज ठाकरे की पार्टी के नेता महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का काम शुरू कर सकते हैं. ऐसे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अलर्ट जारी कर दिया है. पुलिस वालों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई हैं. महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय बनकर उभर रहे राज ठाकरे के घर के बाहर सुबह से पुलिस की सुरक्षा बढ़ी हुई है. एक तरफ राज ठाकरे पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करके कल के अल्टीमेटम की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मुंबई पुलिस राज ठाकरे के समर्थकों को नोटिस भेज रही थी. राज्य भर में करीब 15,000 लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंध की कार्रवाई की है. लाउडस्पीकर उतारने के कल के अल्टीमेटम को देखते हुए राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने भी पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग की है. सुरक्षा के लिए स्टेट रिजर्व पुलिस की 87 कंपनियां तैयार की गई हैं. 30,000 होमगार्ड्स के जवान ड्यूटी पर लगाए गए हैं. पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. डीजीपी ने कहा है कि कानून लागू करवाना पुलिस का काम है. कोई हाथ में कानून लेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी. कायदे की अमलबजावनी जो है वो पुलिस का काम है और किसी को भी कायदा अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी नहीं चाहिए. जो कायदा व सुव्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा उस पे कठोर कार्रवाई की जाएगी. उधर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि अल्टीमेटम से देश नहीं चलता. ठाकरे सरकार का जो अल्टीमेटम दिया उन्होंने उनके तरफ से जो हनुमान चालीसा का देखिए, अल्टीमेटम वगैरह बात छोड़ दीजिए. यहाँ सरकार उद्धव ठाकरे जी की है. ये अल्टीमेटम ये नहीं चलता. यहाँ अल्टीमेटम की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी. तो क्या चलेगा? तो यहाँ क्या चलेगा? ठाकरे सरकार का शब्द चलेगा. आज ही शिवसेना के मुखपत्र सामना में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को बीजेपी की अंतर्वस्त्र पार्टी कहकर निशाना साधा गया है. सामना में लिखा गया है कि बीजेपी ही अंदर से एमएनएस को समर्थन दे रही है. बहुत गलत भाषा यूज की है अग्रलेख में. ऐसी भाषा यूज नहीं करनी चाहिए. लेकिन अगर आदमी थर्ड क्लास रहेगा तो उसकी भाषा भी वैसे ही रहती है. वो हिसाब से वो भाषा उन्होंने यूज की है. एक तरफ कल के लाउडस्पीकर अल्टीमेटम पर सुरक्षा बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ पुलिस ने रविवार को औरंगाबाद में हुई राज ठाकरे की रैली में दिए गए भाषण को लेकर एफआईआर भी दर्ज की है. इसके साथ ही राज ठाकरे की एक 14 साल पुरानी फाइल भी खुल गई है, जिसमें बंद के दौरान हुई हिंसा के लिए राज ठाकरे को आरोपी बनाया गया था.
इस मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, जिसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।